आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। रात के सन्नाटे में जब हर आवाज सो जाती है, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो जाग रहे होते हैं। कनाडा की एक सड़क जिसे लोग विस्परिंग कर्वे कहते हैं, वहां न सिर्फ गाड़ियां बंद हो जाती हैं बल्कि लोग भी गायब हो जाते हैं। हमेशा के लिए आज की कहानी उन्हीं गमशदा रूहों की है जिन्हें दुनिया भूल गई, मगर वो खुद किसी को नहीं भूलते। तो चिरागों को मध्यम कर दें और दिल को थाम ले, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए जो अंधेरे से डरते नहीं। ये कहानी है कनाडा की एक ऐसी सड़क की जिसे आमतौर पर लोग भूल चुके हैं, मगर कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो सड़कों पर नहीं, दिलो दिमाग में रह जाती हैं। ये दिसंबर की एक सख्त सर्द रात थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बर्फ तेज हो रही थी और सड़कों पर मौत जैसी खामोशी का राज था। हर तरफ धंधीधुंध। इस मौसम में उमूमन कनाडा की सड़कें खाली रहती हैं। खास तौर पर वो हुए थे। बर्फ तेज हो रही थी और सड़कों पर मौत जैसी खामोशी का राज था। हर तरफ धंधीधुंध। और ब्रेकन वार्ड हाईवे, वो तो वैसे भी बदनाम थी। हारून, जो पाकिस्तान से हिजरत करके कनाडा आया था, टोरंटो में एक डिलीवरी कंपनी में काम करता था। उसकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की थी। अक्सर सुनसान सड़कों पर लंबे सफर करने पड़ते थे। उस रात उसे एक जरूरी पार्सल लेकर मॉन्ट्रियल जाना था। जल्दबाजी में उस ही हो सकता है ने वही रास्ता चुना जिसे मकामी लोग भूतों का रास्ता कहते थे। हारून को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, लोग डरावने किस्से बना लेते हैं, हकीकत कुछ नहीं होती। रात के 1 बज करती थी जब उसकी पुरानी होंडा सेवक बरेकन वार्ड हाईवे पर दाखिल हुई। सड़क सुनसान थी, सिर्फ सफेद बर्फ और काले दरख्तों की कतारें। धुंध इतनी थी कि 10 फुट आगे कुछ दिखाई न देता था। अचानक उसका GPS बंद हो गया और फोन का सिग्नल भी गायब। कोई बात नहीं, मैं रास्ता जानता हूं, हारून ने खुद को तसल्ली दी। चंद किलोमीटर चलने के बाद अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो गई। हारून ने कार रोकी, बाहर निकला, बर्फ में फिसलता हुआ बोट खोला। कुछ देर फ्यूज चेक किए, तारें देखी, सब ठीक लग रहा था। अजीब बात यह थी कि जब वो दोबारा गाड़ी में बैठा, लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गईं। लेकिन इसी लम्हे हारून ने सड़क पर कुछ देखा। एक औरत, लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और सर झुका हुआ। वो हल भी नहीं रही थी, सिर्फ खड़ी थी, बिल्कुल बीच सड़क पर। हारून का जिस्म जैसे सुन्न हो गया। ये क्या है? कोई हादसा? हवा है क्या? उसने हारन बजाया। औरत ने कोई हरकत ना की। फिर हारून ने लाइट्स का हाई बीम ऑन किया और तब वो औरत आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ चलने लगी, लेकिन उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। हारून के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झट से गाड़ी रिवर्स की, लेकिन उसकी सांस रुक गई जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत अब गाड़ी के पीछे थी, बिल्कुल करीब। वो चलाए बगैर न रह सका। या अल्लाह! गाड़ी को रिवर्स से निकालकर वो जोर से एक्सेलरेटर पर पांव रखता है और पूरी ताकत से आगे बढ़ाता है। मगर जैसे जैसे वो आगे जाता है, औरत फिर से सड़क के बीचों बीच आ जाती है। ये कैसे मुमकिन है? वो बड़बड़ाया। अब की बार वो औरत आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन ऊपर उठाती है और हारून ने पहली बार उसका चेहरा देखा, या जो कुछ चेहरे जैसा था। सफेद, जली हुई खाल, आंखें बंद, मगर आंखों से खून बहता हुआ। होंठ सलाई से बंद किए गए, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती सी दिया हो। गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत एकदम सर्द हो गया। उसका सांस धंध बनकर शीशे पर जमने लगा। फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। न औरत, न सर्दी, न वो साया, बस सड़क और गाड़ी। हारून ने गाड़ी चलाई, दिल ही दिल में कुरान पढ़ता रहा। वो बरेकन वार्ड हाईवे से निकलना चाहता था,
जितना जल्दी हो सके। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो कुछ किलोमीटर दौड़ एक छोटे रेस्ट एरिया पर पहुंचा ताकि सांस ले सके, तो उसने गाड़ी रोकी, शीशा नीचे किया और बाहर झांका। बर्फ रख चुकी थी, लेकिन पिछली सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। दिल की धड़कन रख गई। वो आहिस्ता से मुड़ा और पिछली सीट खाली थी, मगर सीट पर बर्फ के गीले निशान थे, जैसे कोई वहां बैठा हो और अभी अभी उठा हो। गाड़ी के अंदर गीले निशान देखकर हारून का जिस्म कांपने लगा। उसने फौरन गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर की सर्दी ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। वो अर्धगर्द देखने लगा कि कहीं कोई हो, कोई इंसान, कोई मदद, मगर हर तरफ सन्नाटा और धुंध। चंद लम्हे बाद उसे एक मुधम सी रोशनी दौर से आती दिखाई दी। शायद कोई इमारत या कैफे हो। वो तेज कदमों से उस रोशनी की तरफ बढ़ा। बर्फ में चलना आसान नहीं था, मगर दिल में जो खौफ बैठ चुका था उसने जिस्म को बेहिस कर दिया था। जब वो करीब पहुंचा तो देखा एक छोटा सा कैफे नुमा डिनर है, जिसके बाहर पाइन हिल कैफे का साइन आविजान था। पुरानी लकड़ी की इमारत, झूलते दरवाजे और खिड़कियों से झांकती धुंधली सी रोशनी। दरवाजा धकेलते ही एक छन छन की आवाज आई। अंदर दाखिल होते ही एक गर्म लहर उसके चेहरे से टकराई। आग जल रही थी। एक छोटा सा हीटर काम कर रहा था और काउंटर के पीछे एक अधेड़ उम्र शख्स अखबार पढ़ रहा था। काफी चाहिए? उस आदमी ने नजरें उठाए बगैर पूछा। जी, काफी दे दे। और अगर फोन या सिग्नल हो तो प्लीज, मुझे फोन करना है, कुछ अजीब हुआ है मेरे साथ। वो शख्स अचानक अखबार से नजरें हटाता है और गौर से हारून को देखता है। उसकी आंखों में हैरत और कुछ खौफ सा होता है। तुम उस सड़क से आए हो क्या? ब्रेक एंड वावट से हारून चौमकता है। जी, मगर आपको कैसे? वो शख्स आहिस्ता से कहता है। बैठ जाओ, तुम्हें कुछ सुनाना है मुझे। काफी की खुशबू माहौल में फैल जाती है। कैफे में सिर्फ 2 लोग हैं, हारून और वो प्रासरार शख्स जो खुद को वाल्टर कहता है। उसकी शक्ल पर वक्त की थकन, आंखों में बरसों पुराने राज छुपे हुए थे। ये सड़क कभी आम रास्ता हुआ करती थी। 70 की दहाई में लोग इसी से सफर करते थे, मगर फिर एक हादसा हुआ। क्या हादसा? वाल्टर एक गहरा सांस लेता है। एक लड़की थी, सोफिया। वो यहां से चंद मील दूर एक फार्म हाउस में रहती थी। खूबसूरत, हंसमुख, मगर उसकी किस्मत बहुत काली थी। उसके साथ एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वो दोबारा कभी नजर न आई। हारून दम साधे सुनता रहा। कहते हैं उस रात सूफिया ने अपने मंगीतर के साथ झगड़ा किया था। वो लड़का गुस्से में उसे गाड़ी में बैठाकर बरिकन वार्ड हाईवे पर ले गया। दोनों में तलख कलामी हुई और फिर वो लड़की चीख मारकर गाड़ी से निकल गई। अंधेरी सड़क, धुंध, बर्फ। वो लड़की किसी मोड़ पर गायब हो गई, कभी नहीं मिली। पुलिस ने तलाश हो गई, नहीं की, मगर न लाश मिली न कोई निशान। उसके बाद लोग कहते हैं कि रात के वक्त उस सड़क पर एक सफेद कपड़ों में औरत नजर आती है, जो कभी सामने कभी गाड़ी के पीछे आ जाती है। हारून का दिल डूबने लगा। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो औरत, उसका चेहरा, पिछली सीट पर बर्फ। वाल्टर की आंखें फैल गईं। अगर तुमने ये सब देखा है तो समझ लो कि वो तुम्हारे साथ कुछ कहना चाहती है। क्या मतलब? उसे इंसाफ नहीं मिला, और जब तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आती वो बरिकन वार्ड पर भटकती रहेगी। हर उस शख्स को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहेगी जो उस सड़क से गुजरेगा। एक गहरी खामोशी छा गई। फिर वाल्टर ने आहिस्ता से कहा, एक काम करो, तुम उस फार्म हाउस जाओ जहां वो रहा करती थी। शायद वहां तुम्हें कुछ मिल जाए। शायद वो तुम्हें चुन चुकी है उसकी कहानी सुनाने के लिए। रात के 3 बज चुके थे।
हारून ने थोड़ी हचकचाहट के बाद फारिम हाउस जाने का फैसला किया। वो जानता था कि अब वापसी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खौफ उसके साथ सफर कर रहा था। उसने कैफे से निकलते वक्त वाल्टर की तरफ देखा। आप भी चलें मेरे साथ? वाल्टर ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा काम नहीं बेटा, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हारून ने गर्दन हिलाई, दरवाजा खोला और सर्दी से लरुसते हुए बर्फ में वापस चल पड़ा। गाड़ी में बैठते ही उसने जीपीएस दोबारा चेक किया। हैरत की बात यह थी कि अब सिस्टम काम कर रहा था। उसने एल्ड्रिज फार्म हाउस सर्च किया और वहां एक लोकेशन सामने आ गई। चंद मील दूर, जंगल के बीचों बीच हारून ने गाड़ी स्टार्ट की और उस नामालूम सच की तरफ रवाना हो गया। सड़क अब जंगल के बीचों बीच जा रही थी। दरख्तों के लंबे साए सर्द धुंध सड़क अब जंगल के बीचों बीच जा रही थी। दरख्तों लाइट्स का लरसता हुआ हाला हर चीज बेचैन कर देने वाली थी। हारून जीपीएस की रहनुमाई में आगे बढ़ता रहा जब तक कि एक पुरानी कुछ ही राह नजर न आई। जीपीएस पर एल्ड्रिज फार्म हाउस 0.7 मील लिखा हुआ था। वो सड़क पर गाड़ी न ले जा सका। बर्फ ज्यादा थी और रास्ता बहुत तंग। उसे गाड़ी एक तरफ रोककर पैदल चलना पड़ा। फार्म हाउस का रास्ता मुकम्मल खामोशी में लपटा हुआ था। हर कदम पर बर्फ की चरचराहट गूंजती थी, जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो। दरख्तों पर जमी बर्फ से पानी टपक रहा था और फजा में एक नामालूम सा दबाव महसूस हो रहा था। तकरीबन 10 मिनट की पैदल मसाफत के बाद वो एक वसीया और पुराने तर्ज के घर के सामने हो रहा था। खड़ा था। एल्ड्रिज फार्म का जंग आलूद बोर्ड आधा झुका हुआ था। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा नीमवा। दिल पर जब्र करते हुए हारून ने दरवाजा धकेला। चीख किसी आवाज के साथ दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही एक मखसूस बो ने उसका इस्तकबाल किया, जैसे पुरानी लकड़ी, नमी और किसी राजदारी से लिपटे वक्त की बसांत हो। फर्श पर पुरानी तस्वीर, उध जले कागज और बिखरी हुई चीजें पड़ी थीं। हारून आहिस्ता आहिस्ता हर कमरे का जायजा लेने लगा। एक कमरे में उसे पुरानी डायरी मिली। जल्द फटी हुई थी, लेकिन अंदर के सफ़हात अब भी महफूज थे। डायरी के सरूरक पर लिखा था, सोफिया एल्ड्रिज। हारून का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डायरी खोली तो पहला सफ़हा पढ़ा। मुझे डर लगता है। वो कहता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, मगर उसकी आंखों में नफरत है। अगर मैं किसी दिन गायब हो जाऊं तो जान लेना ये हादिसा नहीं होगा। हारून ने बाकी सफ़हात तेजी से पलटने शुरू किए। हर सफ़े में सोफिया के खौफ, तन्हाई और अपने मंगीत्र की जबरदस्ती का जिक्र था। आखिरी सफ़े पर लिखा था, आज रात हम सीर पर जा रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है, अगर वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता तो मैं खुद उसे छोड़ दूंगी, हमेशा के लिए। उसी लम्हे अचानक एक आवाज आई, जैसे किसी ने ऊपर वाली मंजिल पर कदम रखा हो। हारून चौंका। वो तेजी से मुड़ा और आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर चरचराहट सुनाई दे रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला। कमरा खाली था, सिवाय एक आईने के। ये आईना गैर मामूली था। उसमें रोशनी का अजीब सा अक्स था, जैसे कुछ अंदर से झांक रहा हो। हारून आगे बढ़ा, आईने के करीब गया और अचानक उसका अक्स बदल गया। वो जो देख रहा था वो उसका अक्स नहीं था, वो सोफिया थी। और उसके चेहरे पर आंखों से खून बहता हुआ, होंठ बंद और वही सफेद कपड़े। फिर अचानक आवाज आई, मेरे साथ इंसाफ करो। आईना टूट गया। हर तरफ कांच के जरे बिखर गए। हारून पीछे हटा, लड़खड़ाया और कमरे से बाहर निकला। माथे पर पसीना और दिमाग में एक ही सवाल, वो मुझसे क्या चाहती है? हारून ने फार्म हाउस से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर आया, उसे दौर जंगल में रोशनी झलमलाती नजर आई। वो सोचने लगा,
क्या कोई और यहाँ है? वो रोशनी की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर बाद उसे एक छोटा सा पुराना शेड नजर आया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका तो देखा एक पुराना ब्रीफ केस रखा है। ब्रीफ केस खोला तो अंदर एक वीडियो कैसेट, कुछ तस्वीर और एक लिफाफा था। लिफाफे में खत था, एक मर्द की तहरीर। अगर कोई ये खत पढ़ रहा है तो समझ लो मैं कसूरवार हूं। सूफिया बेकसूर थी। मेरा गुस्सा, मेरी अना, मेरी नफ्सियाती हालत, सब कुछ बर्बाद कर गया। मैंने उसे जंगल में छोड़ा था और जब वापस आया वो जा चुकी थी, न जिंदा न मुर्दा। हारून को समझ आ गई, ये सूफिया का मंगीतर था। वीडियो कैसेट पर लिखा था कन्फेशन 1987। अब हारून के पास सूफिया की डायरी, खत और ये वीडियो थी। शायद यही वो इंसाफ था जिसकी वो रोज सदियों से तलबगार थी। वो केस्ट और खत अपने साथ लेकर फार्म हाउस से बाहर निकला, मगर जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, अचानक एक साया उसके सामने आ गया। सफेद लिबास, सिर झुका हुआ। फिर आवाज आई, क्या तुम मेरा पैगाम दुनिया तक पहुंचाओगे या मेरे साथ दफन हो जाओगे? हारून का जिस्म लर्ज रहा था, हाथों में डायरी, केस्ट और वो खत, और सामने खड़ी थी वही रूह, सूफिया। बर्फ की सफेद चादर पर उसके कदमों का कोई निशान नहीं था। वो हाथों में क्या लिए थी? आहिस्ता आहिस्ता हारून के करीब आ रही थी। हारून ने आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस सच को रोशनी में लाना चाहती हूं। सूफिया की आवाज जैसे हवा में तीरती हुई हारून के कानों से टकरा रही थी। मुझे इंसाफ चाहिए, न इंतकाम। उसी लम्हे सूफिया की आंखों से आंसू बहने लगे, खून के आंसू। और वो लम्हे में धुंध की लपेट में गम हो गई। खामोशी छा गई। हारून जमीन पर बैठ गया, जैसे सदियों का बोझ उसके कंधों पर आ चुका हो। अगली सुबह हारून वापस अपनी गाड़ी तक पहुंचा। हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। सिग्नल भी आ रहे थे। वो फौरन होटल वापस गया जहां वो 2 दिन पहले रखा था। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की उसे देखकर चौंकी। सर, आप तो रात गए चले गए थे, आप ठीक तो हैं? हारून ने सिर्फ इतना कहा, मुझे आराम की जरूरत है। कमरे में दाखिल होकर उसने वीडियो केस्ट, मगर अब मसला था, केस्ट प्लेयर कहां से लाए? उसने गूगल किया और करीबी एंटीक शॉप पर गया। शॉप के मालिक से VCR खरीदा और कमरे में आकर केस्ट चलाई। वीडियो चलती है। कैमरे के सामने एक नौजवान बैठा है, लंबे बाल, आंखों में पछतावा, और पीछे दीवार पर एक कैलेंडर जो 1977 का है। मेरा नाम चार्ल्स है। मैंने सोफिया को उस रात बरेकन वार्ड हाईवे पर छोड़ दिया था। वो रो रही थी, मुझसे भागना चाहती थी, मगर मैंने उस पर हाथ उठाया। चार्ल्स की आवाज थरथरा रही थी। उस रात जब मैं वापस आया तो वो गायब थी। पुलिस ने पूछगछ की, मगर मैंने सब छुपा लिया। मैं कमजोर था, बज़दिल था, और उसने मुझे माफ नहीं किया। उसकी रूह आज भी मेरे पीछे है। चार्ल्स सिर झुका लेता है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो बराह कर्म उसकी डायरी, ये वीडियो और मेरा खत पुलिस या मीडिया तक पहुंचा दे, ताकि दुनिया को पता चले कि सूफिया मासूम थी। वीडियो बंद हो जाती है। हारून देर तक खामोश बैठा रहा। ये सब कुछ उसके हाथ में था, एक रूह का इंसाफ। उसी रात उसने डायरी के अहम सफ़हात की स्कैनिंग की, खत की तस्वीर बनाए और वीडियो की एक नकल अपने लैपटॉप में महफूज की। फिर एक ईमेल तैयार की जिसमें उसने सारी कहानी तफसील से लिखी और तमाम शवाहिद की तस्वीर और फाइल्स लगा दे। ईमेल भेजी गई CBC न्यूज़ टोरंटो को। ए गर्ल लॉस्ट इन 1977, द ट्रूथ अबाउट ब्रेकनवुड हाईवे। चंद दिन बाद खबर ब्रेक हो गई। कैनेडियन मीडिया ने 1977 के केस को अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ सोफिया एल्ड्रिज के नाम से दोबारा खोला।
पुलिस ने फारिम हाउस पर जाकर तहकीकात शुरू की। वहां से वीडियो केस्ट और बाकी शवाहिद बरामद हुए। चार्ल्स का माजी खुलकर सामने आ गया। और सबसे हैरानकुन बात, फारिम हाउस के पीछे जंगल से एक इंसानी ढांचा बरामद हुआ, जिसके साथ एक पुरानी अंगूठी और सफेद लिबास का टुकड़ा मिला। डीएनए रिपोर्ट ने तस्दीक की, ये सोफिया एल्ड्रिज थी। एक हफ्ते बाद हारून ने ख्वाब में सोफिया को देखा। वो अब भी सफेद लिबास में थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में वो दर्द नहीं था जो पहले था। शुक्रिया, उसने आहिस्ता कहा। अब मैं आज़ाद हूं। और फिर उसका वजूद एक रोशनी में तहलील हो गया। हारून उसी लम्हे जाग गया और पहली बार उसे कोई साया, कोई सरसराहट या कोई आहट महसूस न हुई, जैसे वाकई वो आज़ाद हो चुकी थी। 1 माह बाद हारून ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की। द रियल स्टोरी बिहाइंड ब्रेकनवुड हाईवे, ट्रू हॉरर फ्रॉम कनाडा। वीडियो वायरल हो गई। लाखों लोग हैरत से ये जानने लगे कि जिन चीज़ों को अफवाह समझा जाता है, उनके पीछे सच्चाई भी हो सकती है। हारून ने आखिर में कहा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक पैगाम है कि सच कभी नहीं मरता और रूहें सिर्फ इंसाफ चाहती हैं, बदला नहीं। सोफिया की रूह आज़ाद हो चुकी थी। मीडिया में हारून की कहानी की गूंज बाकी थी, मगर वक्त के साथ वो शहरत मदम होने लगी। लोग नई कहानियों की तलाश में निकल पड़े और हारून अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ वापस लौटने लगा। मगर वो खुद वैसा नहीं रहा था। रातें अब भी गहरी लगती थीं। खामोशी में अक्सर उसे महसूस होता जैसे कोई उसके आसपास है। वो जानता था कि वहम है या शायद कुछ और। एक रात जब वो अपने यूट्यूब चैनल पर नए वीडियोस की तैयारी कर रहा था, उसे एक ईमेल मौसूल हुई। मौजू था, नीड योर हेल्प, अनदर रोड, अनदर स्पिरिट। मुरसल का नाम था। मेलिसा ग्रांट, मकाम न्यू फाउंडलैंड, कनाडा। ईमेल में लिखा था, डियर हारून, I watched your video about the Breckenwood Highway. My name is Melissa, and I live in a small town near the Avalon Peninsula. There's a stretch of road here. We call it Whispering Curve. People avoid it after dark. My brother went missing there last year. Police found his car abandoned, but no trace of him. You're the only one I think who will believe me. Please come before more disappear. हारून की सांसें रक गईं। क्या वो फिर से उस दुनिया में कदम रखने जा रहा था? एक और रूह की पुकार। 2 दिन बाद हारून ने टिकट बुक करवाई, सामान पैक किया और कैमरा, माइक और नोटबुक संभाली। इस बार वो मुकम्मल तैयारी से जा रहा था। न्यू फाउंड लैंड का मौसम बर्फीला मगर खूबसूरत था। मगर विस्परिंग कर्व के बारे में सुनकर मकामी लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा खौफ उतर आता। कुछ ने कहा, वहां है रात को गाड़ियां बंद हो जाती हैं। कुछ ने बताया कि कई मुसाफिर वहां लापता हो चुके हैं। और एक बूढ़ी औरत ने कहा, वो सड़क जिंदा है और जो उसकी खामोशी को छेड़ता है वो खामोश हो जाता है, हमेशा के लिए। हारून की पहली रात। एवलॉन मोटल मेलिसा उससे मिलने आई। 42 साला उदास चेहरा, आंखों में बेखाबी के साए। मेरा भाई थॉमस हमेशा रात को ड्राइव पर जाता था, दैट हॉज। पिछले साल नवंबर में उसने मुझे मैसेज किया कि वो कर्व पर है। बस वही आखिरी पैगाम था। गाड़ी को पुलिस ने वहीं पाया। दरवाजा खुला, इंजन बंद और सीट पर किसी का साया, जो किसी तस्वीर में भी दिखाई दिया। हारून ने वो तस्वीर देखी। धुंध में लपटी कार और पिछली सीट पर सफेद हिवले जैसा अक्स मबहम मगर मौजूद। क्या आप वहां जा सकते हैं? मेलिसा ने पूछा। हारून ने हामी भर ली। विस्परिंग कर्व रात 11 बजे सड़क साकित थी। चारों तरफ दरख्त और दरमियान में लहराती घूमती हुई सड़क, जैसे कोई सांप लेटा हो।
हारून ने कार की लाइट्स बंद करके कुछ देर इंतजार किया। उसने अपना रिकॉर्ड रन किया, कैमरा सेट किया और कहा, यह है न्यू फाउंडलैंड की सब है से खतरनाक सड़क। क्या वाकई यहां कुछ है? मैं आज रात जानने आया हूं। चंद लम्हे बाद दरख्तों के बीच कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई साया फिसलता हुआ गुजरा हो। फिर अचानक गाड़ी बंद हो गई। हर तरफ मुकम्मल अंधेरा। हारून का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बाहर निकला और फ्लैश लाइट ऑन की। धुंध बढ़ने लगी थी। एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। हारून। उसने मुड़कर देखा, मगर कुछ न था। फिर उसने सड़क पर चंद पुराने निशानात देखे, जैसे किसी ने जमीन खोदी हो या खींचते हुए किसी को ले जाया गया हो। अचानक सर्द हुआ कि झोंके में एक कागज उसके कदमों में आ गिरा। वो पुराना, फटा हुआ था और उस पर खून जैसे धब्बे। तहरीर लिखी थी, हेल्प मी, आई एम नॉट गॉन येट। हारून चौंक गया। क्या ये थॉमस की आवाज थी या कोई और रूह? उसने वो कागज संभाला और आवाज की समझ चल पड़ा। जंगल की तरफ दरख्तों के बीच एक सुनसान छप्पर नजर आया, शायद पुराना लाजिया शेल्टर। दरवाजा खुला था और अंदर लकड़ी का एक तख्ता, जिस पर किसी ने नोच कर लिखा था, ही इज स्टिल हियर अंडर द ग्राउंड। हारून के पसीने छूटने लगे। उसने रिकॉर्डिंग जारी रखी और वो तख्ता हटाया। नीचे एक गड्ढा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। हारून ने मड़कर देखा, मगर दरवाजे पर कोई न था। फिर दरवाजे के पीछे एक साया अभरा, सफेद आंखें, काला चेहरा और एक हौलनाक चीख। हारून बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। कुछ घंटे बाद हारून होटल के बेड पर था। मेलिसा उसे पानी पिला रही थी। आपको पुलिस ने जंगल से निकाला। आप बेहोश थे और आपके हाथ में एक डायरी थी, जिस पर लिखा था टीजी, यानी थॉमस ग्रांट। हारून फौरन उठ बैठा। डायरी कहाँ है वो? मेलिसा ने वो डायरी उसके हवाले की। डायरी के पहले सफ़े पर थॉमस ने लिखा था, मुझे सच्चाई मालूम हो गई है। वो हारून के हवाले की। सड़क, वो साए, वो सब कुछ एक हादसा नहीं, कुर्बानी है। हर कुछ साल बाद किसी को लेना पड़ता है ताकि वो रूहें जाग न जाएं। हारून ने सर थाम लिया। क्या वाकई सड़क है? एक कुर्बानी मांगती है? क्या थॉमस को चुना गया था? और अगर हारून वहां ज्यादा देर रखता तो? हारून की आंखों के सामने थॉमस की डायरी के अल्फाज गूंज रहे थे, हर चंद साल बाद किसी को लेना पड़ता है ताकि वो रूहें जाग न जाएं। ये सिर्फ कोई दीवाने की बड़ नहीं थी, क्योंकि उस रात वो खुद उस जागती हुई रूह को देख चुका था। डायरी के सफ़ा नंबर 17 पर एक और लर्जा खीज आतराफ दर्ज था। मैंने वो आवाजें सुनी हैं जो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती। दरख्तों में कोई सांस लेता है और जब हुआ रखती है तो वो चलने लगता है। हारून ने फैसला किया, वो वापस विस्परिंग कर्वे जाएगा, इस बार दिन में, और पुलिस को भी साथ लेकर जाएगा। मेलिसा ने उसे मना किया, वो तुम्हें रोक लेंगे। वो जानते हैं कि सच क्या है, मगर छिपाते हैं। हारून रुका। क्या मतलब? मेरे दादा फॉरेस्ट पुलिस में थे। उनके नोट्स में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। उन्होंने बताया था कि 1922 में भी एक बस लापता हुई थी उसी कर्वे पर और कभी नहीं मिली। हारून ने मेलिसा से वो नोट्स मांगे। वो उसे एक पुरानी फाइल में रखे गए सफ़हात दिखाती है, जर्द पड़े हुए, खून के धब्बों वाले। एक सफ़े पर दर्ज था, हमने जमीन खोद कर देखा और हड्डियों का एक ढेर मिला। उनमें बच्चे भी शामिल थे। वो कुर्बानियां शायद किसी रूह को मुतमईन करती हैं, लेकिन हमने सब बंद कर दिया। रिपोर्ट फाइल नहीं की गई। ये सब नाकाबिले यकीन था, लेकिन सबूत वाज़ेह थे। हारून का प्लान तैयार था। बन वीडियो रिकॉर्डिंग करें, तमाम दस्तावेजात और शवाहिद के साथ। 2 मीडिया को बुराह रास्त सब कुछ दिखाएं। 3 कर्व पर लाइव स्ट्रीम करें
ताकि अगर कुछ हो सबके सामने हो। रात 10 बजे 30 मिनट लाइव शुरू हुआ हारून की वीडियो में पहले सूफिया का केस दिखाया गया, फिर थॉमस का, फिर दादा की फाइल। फिर उसने कहा, अब मैं विपसेरिंग कर्वे पर जा रहा हूं, अकेला नहीं बल्कि आप सबके साथ। अगर मैं वापस ना आया तो ये वीडियो ही मेरा बयान है। हजारों नाजरीन लाइव देख रहे थे। रात 11 बजे कर्वे पर मौजूदगी हारून ने गाड़ी रोकी, फ्लैश ऑन की और कैमरा घुमाया। आसपास मुकम्मल खामोशी, मगर वो जानता था कुछ होने वाला है। अचानक जमीन हिलने लगी, कैमरा लरजने लगा और दौर धंध के पार एक कार नमूदार हुई। वही गाड़ी जो थॉमस की थी। उसकी हेडलाइट्स खुद ब खुद रोशन थीं और उसके शीशे पर किसी ने अंगली से लिखा था, रन। हारून का हाथ कैमरे से हट गया और वीडियो रख गई। अगली सुबह पुलिस को एक इत्तला मिली। कर्व के करीब एक शख्स बेहोश पाया गया। वो था हारून। उसके कपड़ों पर मिट्टी, हाथों पर खिराशें और जेब में एक नई तहरीर। वो जाग चुके हैं। तुमने सच बोलकर उन्हें नाराज किया है। अगली बार तुम्हारी बारी होगी। हारून को अस्पताल ले जाया गया। वो जिंदा था, मगर कई घंटों तक बोल न सका। चंद दिन बाद वीडियो दोबारा अपलोड हारून की टीम ने लाइव स्ट्रीम की बाकी फुटेज बहाल करके यूट्यूब पर अपलोड कर दी। वीडियो में वाज़ेह नजर आया एक धंधला हिवला जो जमीन से उठता है, गाड़ी के अंदर एक चेहरा जो इंसानी नहीं लगता, और हारून का चीखना, ये सब रुकना चाहिए, मैं तुमसे नहीं डरता। वीडियो वायरल हो गई। कैनेडियन हुकूमत ने उस इलाके को सील कर दिया। विस्परिंग कर्वे अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन चुकी थी। चंद माह बाद हारून पाकिस्तान वापस आया। वो खामोश था, मगर उसके अंदर कहानियों का तूफान पल रहा था। उसने यूट्यूब पर एक आखिरी पैगाम अपलोड किया, मैंने जो देखा वो बयान करना मुमकिन नहीं। कुछ सच उस कहानियों में अच्छे लगते हैं, मगर जब सामने आ जाएं तो जिंदगी बदल देते हैं। अगर आप किसी सुनसान सड़क पर रात को सफर कर रहे हो और कुछ सुनाई दे तो रुक जाना, क्योंकि हो सकता है वो सड़क तुम्हें याद रखती हो। कहानी खत्म है हो गई, लेकिन वो सड़क आज भी मौजूद है। विस्परिंग कर्वे अब बंद है, मगर जो एक बार उस सड़क से गुजरता है उसके ख्वाबों में वो साये हमेशा चलते रहते हैं। हारून बच गया, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वो चीखें बसी हुई हैं। और शायद अगली बार सड़क ने हमें पुकारा तो हम बच ना सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी सच्चाइयों से पर्दा उठाना आसान नहीं होता। और याद रखें, कुछ सच सिर्फ रात को बोले जाते हैं, क्योंकि दिन की रोशनी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। अगली खौफनाक रात में मुलाकात होगी।